हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। इसका एक वीडियो पार्ट आ चुका है जिसके अंदर हमने रिक्रूटमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स को डिस्कस आउट किया था, कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके आगे फर्दर कुछ एक टॉपिक्स डिस्कस आउट करेंगे जिनमें क्या क्या इंक्लूड है कि रिक्रूटमेंट का क्या पर्पज़ है, रिक्रूटमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है और उसके अलावा कौन से ऐसे सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, चलिए डिटेल में डिस्कस आउट करते हैं इन सभी टॉपिक्स को। सबसे पहले बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट के पर्पज़ की कि रिक्रूटमेंट का पर्पज़ क्या है, क्या पर्पज़ माइंड में रख के आप लोगों को क्या करते हैं, लोगों के लिए जॉब्स एंड वैकेंसीज़ को ओपन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिटर्मिन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। सबसे पहले है कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट को डिटर्मिन करने के लिए रिक्रूटमेंट में हमें कितनी करंट में लोगों की ज़रूरत है, आने वाले टाइम में कितने और लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होंगे, इनको डिटर्मिन उसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चूज़ करते हैं, क्योंकि इसी से हम अपनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही लोगों के लिए जॉब ओपन अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू इंस्पायर मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। अब जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ इंस्पायर करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स को क्या करें, अप्लाई करें। नेक्स्ट इज़ क्रिएट अ पूल ऑफ टैलेंटेड कैंडिडेट्स आउट ऑफ विच बेस्ट। हम क्या करते हैं, जो भी लोग अपॉइंट करते हैं दे ऑल आर टैलेंटेड इन देयर फील्ड्स, और उसमें से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से हमें टैलेंटेड कैंडिडेट्स में से भी बेस्ट कैंडिडेट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्या है कि इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है और जितने भी रिक्रूटमेंट के रिसोर्सेज हैं उनका बेटर मैनर में यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रेंथ मिलती है और उसके अलावा जो भी फ्रेश रिक्रूटमेंट्स की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या आती है, कम आती है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो भी क्रिएटिंग अप, हम इससे क्या होता है, सपोज़ जब हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस खोला, स्टूडेंट्स देखिए, तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, उस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन सेंड करी। उसमें से हमने कुछ एक बेस्ट लोगों को तो क्या कर लिया, छट्टी करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ एक लोग अभी भी रह जाते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि सप्लाई इतनी नहीं थी। उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, हमारे पास एक डाटा बन जाएगा पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ का, तो जिनको हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं उनको कॉल करके। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग टाइज विद अदर एजेंसीज ऑफ द रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से सपोज़ अगर हम किसी एजेंसी से आउटसोर्स करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उनके साथ भी रिलेशंस क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है, क्या पर्पज़ है रिक्रूटमेंट का, कि ये टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करता है कि जॉब मार्केट के अंदर रिसेंटली किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक पर्पस है रिक्रूटमेंट के। अब हम डिस्कस आउट करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है रिक्रूटमेंट की। तो सबसे पहले है, रिक्रूटमेंट की वजह से ऑब्वियस ही बात है हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका सक्सेस रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ज़्यादा लंबे समय तक एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रख सकते हैं। जो भी सोसाइटी के अंदर लीगल, मॉरल या आप कह लीजिए सोसाइटियल नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करके ही हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है। अब आप देख लीजिए बैंकिंग सेक्टर, सपोज़ किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर, वो क्या करते हैं, प्रॉपर उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर डिफ़ाइन होते हैं कि इतने परसेंट ऐसी कैटेगरी, इतने परसेंट जो फिज़िकली हैंडीकैप लोग हैं, या आप कह लीजिए कि शेड्यूल कास्ट होगी, शेड्यूल ट्राइब्स होगी, इनके लिए वो स्पेशल कोटा फिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो दैट कि वो थोड़े अंडर डेवलप है, मतलब उनको
उनके सेक्टर को उभारने के लिए हमारी सोसाइटी, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि उन सेक्टर्स को भी क्या किया जाए, उभारा जा सके, सो दैट कि वो सोसाइटी के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो इन नॉर्म्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर फुली कंप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज बिगिन आइडेंटिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स हु विल बी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स। ऑब्वियस सी बात है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो अप्रोप्रिएट जॉब्स के लिए क्या कर सके, अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कंटैक्ट विद रॉ टैलेंट विच टर्न आउट टू बी सुपर अचीवर्स ऑफ टुमारो। हम क्या करते हैं, जो भी रॉ टैलेंट है उसके साथ हम डायरेक्टली कंटैक्ट मेंटेन करते हैं, और जो कि फ्यूचर में क्या, अगर हमने उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, तो वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, सुपर अचीवर्स भी बन सकते हैं। नेक्स्ट इज दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग जो ब्रांड है ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे अबव द कॉम्पिटिशन, और कंपटीशन लेवल को भी मेंटेन बरकरार रखने में क्या करती है, हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेल्प करता है। एंड लास्ट जो है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को भी ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्योंकि बेस्ट एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होएगी, और उसके अलावा इंडिविजुअल की इफ़ेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स करेंगे कि कुछ एक सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, जिनको हम डिटेल में डिस्कस आउट करेंगे वन बाय वन करके। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले है हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सेकेंड है सोशल इन्वायरमेंट, फिर है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिर है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और लास्ट कौन सा है, लीगल इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्स। स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट कि जो अवेलेबिलिटी है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की, that has become the most crucial factor guaranteeing the success of modern day organizations. With the expansions of business across the globe, the demand for skilled labor far exceeds its supply. Cutthroat competition in attracting the right talent has affected the recruitment policies of almost every organization, with the biggest of the organization with no exception to this. स्टूडेंट, सबसे पहले जो कौन सा फैक्टर हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है वो है डिमांड एंड सप्लाई फॉर स्किल्स। हमें पता है कि डिमांड कम है, लेकिन जो सप्लाई है, ठीक है, जो सप्लाई अपना उसकी लेबर की, हमें मालूम है जैसे जैसे बिजनेसेस का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, जो स्किल्ड लेबर है उनकी डिमांड में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। सप्लाई इतनी स्किल्ड लेबर्स की नहीं है, बट मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी जॉब्स एंड वैकेंसीज़ को ओपन अप करते हैं। नेक्स्ट इज सडन बूम इन सेक्टर्स। अगला जो बच्चे पॉइंट है वो है सडन बूम इन सेक्टर्स। Sudden boom in specific sectors brings a big bottleneck in terms of finding the right talent to make the most of the booming conditions of the industries. बच्चे, किसी इंडस्ट्री में सपोज़ अगर एकदम से सडन बूम आ जाती है, जैसे अगर हम करंटली स्केनेरियो की बात करें, पेंडेमिक पीरियड इज़ गोइंग ऑन, वी ऑल नो दैट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन सब की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मेडिकल सर्विसेज, इन सब की जो मांग है उसमें क्या हुआ है, बहुत इजाफा हुआ है। तो सडन बूम आई है इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पर राइट टैलेंट लोगों की ज़रूरत है, जिनके पास अच्छा टैलेंट हो, अच्छी नॉलेज हो, स्किल्स हो। तो उसके लिए एकदम से हमें क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने पड़ेंगे। और जो थर्ड इकोनॉमिक फैक्टर है वो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। कई बिजनेसेस और सेक्टर्स में बिग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ विटनेस की गई हैं। देन फाइंड इट समटाइम्स दोज इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स find it difficult to recruit the right employees without a substantial increase in their HR budget allocations. स्टूडेंट्स, कई बार हमने देखा है कि कई इंडस्ट्रीज़ में
अच्छी ग्रोथ मतलब देखी गई है, लेकिन कई बार उनके लिए राइट एम्प्लॉइज़ को क्या करना मतलब रिक्रूट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि वो अपना बजट भी एक्सीड नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी, एंड ऑन दी अदर हैंड लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड इन डिफ़िकल्ट। और अगर लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो उनके लिए भी कई बार क्या होता है कि बेस्ट टैलेंट को वो नहीं रिक्रूट कर पाते, क्योंकि इतना उनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग अगर उसमें जॉब ले भी लेते हैं तो एज सुन एज दे गेट दी गुड अपॉर्चुनिटी दे जस्ट स्विच ऑन फ्रॉम देयर करंट जॉब टू दी अपकमिंग गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो वो क्या करते हैं, अपनी करंट जॉब को छोड़कर जो भी आने वाली अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है उसमें स्विच ओवर कर जाते हैं। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या करती हैं, हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। ये तो थे कुछ एक इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे सोशल फैक्टर्स। इमेज ऑफ द फर्म। स्टूडेंट्स, इमेज ऑफ द फर्म वी ऑल नो दैट वो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। अगर गुड इमेज होगी तो सभी उस कंपनी में जाना चाहेंगे, और अगर एक कंपनी की इमेज अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। Next is level of education. Many a times level of education dictates where a person will seek employment in respective of his interest and aspiration. It is quite common to see people who have received highest level of education run after white collar. Students, we all know that white collar jobs के पीछे कौन भागता है, जो वेल एजुकेटेड होते हैं। तो लेवल ऑफ एजुकेशन भी हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। सपोज़ एक कंपनी है, ठीक है, उसने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी सुपरवाइजर्स लेबरर्स के लिए खोली, बट अगर एक पर्सन है हाईली क्वालिफाइड है, ही और शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो इन जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए इन जॉब्स के लिए एप्लीकेशन सेंड नहीं करेंगे। वाई दे विल नॉट सेंड दी एप्लीकेशंस, क्यों नहीं वो इन जॉब्स के लिए एप्लीकेशन सेंड करेंगे, क्योंकि अपना उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी है तो दे विल ग्रैब ओनली दी वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। प्रिवेलिंग एटीट्यूड इन दी सोसाइटी। कई बार सोसाइटी के अंदर डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, ठीक है, जो क्या करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिकर हो गया, मीट शॉप्स हो गया, तो अगर चाहे इनके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स आ भी जाएं, लेकिन लोग एप्लीकेशंस नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनकी सोसाइटी में उनकी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो इस चीज़ के क्या हैं, खिलाफ हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ एक सोसाइटियल फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड क्रॉस फंक्शनल स्किल्स। अगर स्टूडेंट्स न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो मॉडर्न टाइम्स के अंदर टेक्नोलॉजी इज़ बिकम ऑब्सोल्यूट ऑलमोस्ट डेली। रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आती है और पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती जा रही है, ऑब्सोलीट होती जा रही है। तो उस समय बड़ा मुश्किल है लोगों को अपॉइंट करना जिनके पास क्या है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी नॉलेज और उनकी उस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या हो, कमांड हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्रॉस फंक्शनल स्किल्स। What is needed in modern day organization is not just people having society technical skills, rather people have other skills like, देखिए स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट कि आजकल पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी बहुत ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको एक जॉब को सक्सेसफुली क्या करना है, सक्सेसफुली एक जॉब को आपने अचीव करना है, सक्सेसफुली उस जॉब के ऊपर काम करना है। तो कई बार क्रॉस सेक्शनल स्किल्स भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, पर्सन के पास सब कुछ है, ही इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट, ही इज़ अ स्कॉलर, एवरीथिंग, मतलब अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके पास बाकी की स्किल्स ही नहीं है, ही लैक्स इंटरपर्सनल स्किल्स, ही लैक्स सॉफ्ट स्किल्स, इन दैट पर्टिकुलर केस बहुत मुश्किल होगा। और अगर वो मार्केटिंग की जॉब के लिए जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर उसके पास बोलने की सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, तो वो कैसे उसके अंदर एक्सेल कर पाएगा। तो इस वजह से जो हमारी क्रॉस फंक्शनल स्किल्स हैं वो भी क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है स्वदेशी डिमांड्स एंड पावर ऑफ यूनियन, जो क्या करती है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं।
कई बार क्या होता है कि जो हमारी बहुत ज़्यादा कई बार डिमांड उठती है कि नहीं, हमें अपने जो डोमेस्टिक कंपनीज़ के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो ही परचेज़ करने चाहिए, तो और बॉयकॉट करते हैं एमएनसीज़ के प्रोडक्ट्स को। तो इससे क्या होगा, जो एमएनसीज़ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या होगी, हाईली इफ़ेक्ट होगी, उनमें लोग कम जाएंगे, ठीक है, और स्वदेशी कंपनीज़ के अंदर लोग ज़्यादा इच्छा ज़ाहिर करेंगे वहाँ काम करने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि करंटली स्कैनेरियो कंट्री के अंदर ऐसा है कि लोगों को एमएनसीज़ के प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बल्कि जो उनकी कंट्री के होममेड प्रोडक्ट्स हैं वो उनको चाहिए। नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ़ यूनियन। कई बार स्टूडेंट्स, पावर ऑफ़ यूनियन भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। वी ऑल नो दैट कि यूनियन ने अगर जो बोल दिया उसी प्रकार से ही काम चलता है फैक्ट्रीज़ वगैरह में, अगर हम देखें तो, ठीक है। अगर पावरफुल यूनियन, ट्रेड यूनियन ने कुछ भी एक ऐसा डिसीज़न ले लिया जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है, हैम्पर कर रहा है, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, उस चीज़ से इफ़ेक्ट होगा। और लास्ट जो सिचुएशनल फैक्टर है जो क्या करता है, स्टूडेंट्स इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ लीगल रिक्रूटमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर भी कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज़ रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ऑब्लिगेशन अंडर वेरियस लेबर लॉज एंड रिजर्वेशन फॉर स्पेशल ग्रुप्स। अगर स्टूडेंट्स मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करनी है, तो यू हैव टू डू द रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओनली। आप ओपनली लोगों को वैकेंसीज नहीं ओपन कर सकते। तो ये भी चीज़ क्या, ये भी फैक्टर क्या करता है, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ ऑब्लिगेशन अंडर वेरियस लॉज। कई बार कुछ एक लॉज के अंदर ऑब्लिगेशंस हैं, हमारे लॉज कुछ बने हुए हैं कि हमें उन लॉज को फॉलो करके ही अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना है। जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट की, हाँ, हमें जो चाइल्ड्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, बिलो दी एज ऑफ 14 और मोर देन, मतलब कि माइनर्स को हमें अपॉइंट नहीं करना काम के लिए। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप करते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, इलीगल हो जाती है। तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड अंडर वेरियस लॉज, ठीक है। उसके बाद है आपको इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लायंस करना पड़ता है। और लास्ट इज़ रिजर्वेशन फॉर स्पेशल ग्रुप्स। और जो हमारा लॉ है, हमारी सरकार जो भी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो भी लॉज बने हैं उसके अंदर अगर बोला है कि हाँ भी, जैसे अभी हम देख लीजिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में बात करिए, अब तो ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर्स में भी आनी स्टार्ट हो चुकी है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए। जो लोग मतलब पिछड़े हुए, दैट मीन्स उनकी, अगर हमने उनके सेक्टर को अपग्रेड करना है, आगे तक लेकर आना है, तो सरकार ने कोटास फिक्स किए हुए हैं कि इतने % कोटा इनको रिक्रूटमेंट में मिलना चाहिए। तो आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, आप उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर भी कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 3 टॉपिक्स कवर अप किए हैं। पर्पस किया है रिक्रूटमेंट का, इंपॉर्टेंस की है, और उसके अलावा सिचुएशनल फैक्टर्स किए हैं जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।